स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। आप सभी का आज हम पढ़ने जा रहे हैं 22, 23 और 24 मार्च 2026 का करंट अफेयर्स, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरपीएससी, जेपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल आदि सभी इन एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द थीम फॉर द नेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2026, यानी 21 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 का थीम क्या है। तो ऑप्शन 1 में फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, ऑप्शन बी में फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी में है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज़, ऑप्शन डी में है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स इसका आंसर हो जाएगा। जो 21 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 का थीम है फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। जो वर्ष 2026 का थीम क्या है? तो फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स। अगला कंसेप्ट है जो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है क्या? तो यह दिन वनों को महत्व को समझने और जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह किसने शुरू किया था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए ने इसे राष्ट्रीय वन दिवस शुरू किया था। तो वर्ष 2012 में इस दिवस को आधिकारिक रूप घोषित किया गया था। और किसके द्वारा मनाया गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए द्वारा घोषित किया गया था, यानी शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 2012 में किया गया था। कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला कंसेप्ट है कि फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स यानी वन और अर्थव्यवस्था इसका थीम है। जो यह थीम बताती है कि आजीविका यानी लाइवलीहुड्स दुनिया भर में यानी 1.6 बिलियन लोग सीधे वनों पर निर्भर है। लकड़ी, फल, औषधि, रबड़ आदि से रोजगार मिलता है, इसीलिए यह मनाया जाता है। अर्थव्यवस्था में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो टाइम्बर, पेपर, फर्नीचर इंडस्ट्री में यह बहुत ही योगदान देता है। एक्सपोर्ट इनकम और रूरल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। जैसे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में भी मदद मिलता है। कार्बन ऑब्जर्प्शन यानी CO2 को कम करने में भी मदद मिलता है। बायोडाइवर्सिटी के बचाने में भी बहुत ही योगदान है इसका। और रूरल और ट्राइबल सपोर्ट, खासकर भारत जैसे देशों में आदिवासी समुदाय के लिए फूड, शेल्टर और कल्चरल फॉरेस्ट से भी यह जुड़ा है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि प्रारंभ 2026 कैंपेन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑप्शन 1 में डिजिटल रूपी इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन बी में न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 अवेयरनेस, ऑप्शन सी में विकसित भारत इंश्योरेंस प्रमोशन, ऑप्शन डी में है डिजिटल लिटरेसी फॉर रूरल वुमेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगी, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 अवेयरनेस इसका आंसर हो जाएगा। जो प्रारंभ 2026 के कैंपेन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है जो इसका आंसर हो जाएगा न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, इसका आंसर अवेयरनेस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है जो कब लॉन्च हुआ था। तो 20 मार्च 2026 को लॉन्च हुआ। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो भारत के वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रारंभ 2026 इसका आंसर हो जाएगा। किसने लॉन्च किया? तो निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया। अभियान क्या है? तो प्रारंभ 2026 अभियान का नाम है। यह एक नेशन वाइड अवेयरनेस सब कैंपेन है, जो इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है। यानी किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है। अगला कंसेप्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नए इनकम टैक्स यानी एक्ट 2025 के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। यानी इसका उद्देश्य क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। खासतौर पर नए टैक्स रूल के बारे में बताना है, कंप्लायंस प्रोसेस को और फाइलिंग सिस्टम के में बदलाव होने के कारण इसे बताना है। अगला कंसेप्ट है
नए कानून कब लागू होगा, तो 1 अप्रैल 2026 को लागू होगा। यह पुराने इनकम टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइज करने के लिए तैयार किया गया है, जिसे प्रारंभ नाम का मतलब होता है प्रारंभ यानी शुरुआत यानी बिगनिंग। यह दर्शाता है कि नए टैक्स एरा की शुरुआत होगी, जिस टैक्स पेयर के लिए आसान सिस्टम होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, कैंपेन में क्या क्या शामिल है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम शामिल है, वर्कशॉप एंड सेमिनार शामिल भी किया गया है, डिजिटल कैंपेन भी शामिल किया गया है, टैक्स पेयर गाइडेंस सेशन भी इसमें शामिल किया गया। अगला कंसेप्ट है, क्यों जरूरी है यह अभियान, तो टैक्स पेयर को कन्फ्यूजन को बचाना है, यानी कन्फ्यूजन को दूर करना है, नए कानूनों में बदलाव होते हुए उन्हें नए तरीके से समझाना है, कम्प्लीमेंट्स को बढ़ाना है और लोगों सही तरीके से टैक्स फाइल करें ताकि ट्रांसपेरेंसी बने रहे, जो सिस्टम को आसान और क्लियर करने में मजबूती प्रदान करे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि विच स्टेट बिकॉम द लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट स्टेट इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। वित्त वर्ष 2024 से 25 में वस्त्र निर्यात यानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में अग्रणी राज्य कौन सा रहा है, तो ऑप्शन 1 में गुजरात, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में कर्नाटका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। जो वर्ष 2024 से 25 में जो वस्त्र का निर्यात किया गया है, सबसे ऊपर कौन राज्य है, तो तमिलनाडु राज्य है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं, जो लीडिंग स्टेट कौन बना रहा है, तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024 से 25 में तमिलनाडु राज्य भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बनकर उभरा है, जो कुल निर्यात $8.5 बिलियन रहा है, जो भारत के कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बड़ा हिस्सा रहा है। अगला कंसेप्ट है कि इसके पूछे कुछ मेजर रीजन है, यानी तमिलनाडु जो क्यों आगे रहा है, तो इसके पूछे कौन कौन कारण है, तो स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्पिनिंग मिल्स यानी वीविंग यूनिट्स है, गारमेंट्स फैक्ट्रीज भी बहुत बड़ी संख्या में है, और लार्जेस्ट टेक्सटाइल क्लस्टर भी माना जा रहा है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन भी तैयार करता है, जो कपड़े मेनली एक्सपोर्ट के लिए तैयार होते हैं, जो यूरोप, एशिया, यूएसए, मिडिल ईस्ट में हाई डिमांड होता है, यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। जो यहाँ पे तमिलनाडु में स्किल्ड वर्क फोर्स भी रहता है, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपीरियंस लेबर भी काम करते हैं, और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एफिशिएंसी ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है, इसीलिए तमिलनाडु राज्य आगे रहा है। अगला कंसेप्ट है कि तमिलनाडु के शहर बैकबोन है, यानी इसमें जो कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से शहर है, तो कोयम्बटूर है, जो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। कोयम्बटूर को जो धागा और स्पाइनिंग इंडस्ट्री का सेंटर माना जाता है। तिरुपुर भी है, जो नाइटवियर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो टी शर्ट, हुजरी, गारमेंट्स एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब भी माना जाता है। जो कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से, तो कॉटन यार्न भी एक्सपोर्ट होता है, और नाइट वियर भी, टी शर्ट जैसे हुजरी और रेडीमेड गारमेंट्स भी तैयार किया जाता है, टेक्निकल टेक्सटाइल भी तैयार किया जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, परफॉर्मेंस में कौन कौन राज्य सबसे रहा है, तो गुजरात रहा है, जो रॉ कॉटन और फैब्रिक प्रोडक्शन तैयार करता है, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा है, तीसरे नंबर पर, और टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल का मिक्स इसमें तैयार करता है। कर्नाटक भी रहा है चौथे नंबर पर, जो सिल्क और गारमेंट सेक्टर भी माना जाता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि इन विच मैटर डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली डायरेक्ट स्टेट नॉट इम्पोज एंड आर्बिट्री सेलिंग, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में राज्यों को किस मामले मनमानी ऊपरी सीमा यानी आर्बिट्री सेलिंग निर्धारित न करने का निर्देश दिया है, तो ऑप्शन 1 में पदोन्नति में आरक्षण, ऑप्शन बी में दिव्यांगजनों के लिए नौकरी में योग्यता सीमा, ऑप्शन सी में है निजी स्कूलों में शुल्क विनियमन, ऑप्शन डी में है राज्यसभा चुनाव में धन बल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दिव्यांगजनों के लिए नौकरियों में योग्यता की सीमा इसका आंसर हो जाएगा, यानी डिसेबिलिटी लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी इन जॉब्स। यानी सुप्रीम कोर्ट हाल ही में जो निर्णय दिया है कि मामलों में जो राज्य मनमानी ऊपरी सीमा यानी आर्बिट्री सेलिंग निर्धारित न करने का निर्देश दिया गया है राज्य को, किसने दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आइए इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो किसने निर्णय दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
निर्णय दिया गया है कि इशू क्या है, मामला क्या है, तो कई राज्य सरकार जॉब में दिव्यांग कैंडिडेट के लिए क्या करते हैं, एक फिक्स डिसेबिलिटी जैसे 40%, 50% ईटी की अपर लिमिट लगा देती हैं, जिससे इस लिमिट के ऊपर वाले कैंडिडेट को ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया जाता था। यही आर्बिट्री सेलिंग यानी मनमानी सीमा कहलाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि कोर्ट ने क्या कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट खुद से कोई एक्स्ट्रा लिमिट तय नहीं कर सकता है। अगर राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में लिमिट नहीं है, यानी स्टेट इम्पोज नहीं इसे कर सकता है। सेक्शन सिलेक्शन के आधार पर ही होना चाहिए, यानी उसे जो दिव्यांगजन है उन्हें सिलेक्शन के आधार पर ही लिया जाना चाहिए। जो एबिलिटी टू परफॉर्म द जॉब, यानी काम करने की क्षमता होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, तो कोर्ट ने 2 मेजर प्रिंसिपल पर जोर दिए हैं, जैसे इक्वलिटी यानी समानता पर, और इंक्लूजन यानी समावेशन पर। जो इक्वलिटी, सभी कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और इंक्लूजन यानी समावेशन, दिव्यांगजनों को सिस्टम से बाहर नहीं किया जाना चाहिए, जो सिस्टम में ही रहकर काम करना चाहिए। तो कोर्ट ने यह कहा है। अगला कंसेप्ट है पीडब्ल्यू एक्ट 2016 क्या कहता है, द राइट्स ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटीज एक्ट यानी 2016 का मुख्य पॉइंट क्या है, तब पीडब्ल्यू यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, जो के लिए रिजर्वेशन कितना 4% दिया गया है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब में समानता है, जो डिस्क्रिमिनेशन इन प्रोहिबिटेड को रोकता है। लेकिन एक्ट में ऐसी कोई आर्बिट्री अपर डिसेबिलिटी लिमिट नहीं दी गई है। तो आरपीडब्ल्यू आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है पड़ा है इस पे, इस फैसले के बाद क्या, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या निर्णय पड़ा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो स्टेट को अपने रिक्रूटमेंट रूल्स बदलने पड़ सकते हैं, और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स को ज़्यादा फेयर चांस मिलेगा इससे जो जॉब में, और सिलेक्शन भी होगा, स्किल भी बढ़ेगी, और कैपेबिलिटी भी बेस आधारित एग्जाम भी किया जाएगा। अगला कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू दो रिसेंट डाटा व्हाट इज इंडिया शेयर इन ग्लोबल कोकोनट प्रोडक्शन, यानी हाल ही में जो जारी आंकड़ों के अनुसार इंडिया का वैश्विक नारियल उत्पादन में कितना हिस्सा है। तो ऑप्शन 1 में लगभग 20.3% लगभग 25.50%, ऑप्शन सी में लगभग 30.37%, ऑप्शन डी में है 35.25%। तो हाल ही में जो जारी आंकड़ों के अनुसार इंडिया का वैश्विक नारियल उत्पादन में कितना हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लगभग 30.37% हिस्सा रहा है भारत का नारियल उत्पादन में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो इंडिया विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश बन चुका है। नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो भारत देश में होता है, जिसका वैश्विक उत्पादन लगभग 30.7% योगदान है। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है, तो केरल है फर्स्ट नंबर पर, 2 में है तमिलनाडु, और 3 में है कर्नाटक, और 4 में आंध्र प्रदेश, और 5 में है वेस्ट बंगाल। इनमें केरला पारंपरिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्पादक रहा है, यानी सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्पादक कहाँ होता है नारियल का, तो केरल में होता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। दुनिया भर में नारियल का उत्पादन कुल योगदान प्रमुख ट्रॉपिकल कंट्रीज पर होता है, यानी ट्रॉपिकल कंट्री पर ही ज़्यादा होता है नारियल का उत्पादन। मुख्य उत्पादक कौन कौन है, तो भारत है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में उस 2 नंबर पर कहाँ होता है, तो इंडोनेशिया में 21.22% होता है इंडोनेशिया में। तीसरा नंबर पर कौन है, तो फिलीपींस है, यानी 3 नंबर पर कौन है, तो फिलीपींस। चौथा नंबर पर कौन है, तो श्रीलंका में, यानी 2 से 3%, और चौथा पर, और बाकी थाईलैंड, ब्राज़ील और वियतनाम में मिलकर 10% योगदान देते हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि अहेड ऑफ द अपकमिंग असेंबली इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल हाउ मैनी एप्लीट ट्रिब्यूनल्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी आगामी विधानसभा से पहले, यानी चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग जो कितने अपीलीय अधिकरणों का गठन किया है, तो ऑप्शन 1 में 11, ऑप्शन बी में 15, ऑप्शन सी में 19, ऑप्शन डी में 25। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 19 इसका आंसर हो जाएगा। जो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने कितना अपीलीय अधिकरणों का गठन किया है, तो 19 अधिकरणों का गठन किया, 19 अपीलीय अधिकरणों का गठन किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं
किसने गठन किया है? तो इलेक्शन कमीशन ने गठन किया है, भारत के निर्वाचन आयोग ने गठन किया है या निर्णय लिया है। तो यह भारत का एक संवैधानिक निकाय है इलेक्शन कमीशन, जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। कहाँ और कितने ट्रिब्यूनल बनेंगे? तो राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल, और कुल संख्या एफिलिएट ट्रिब्यूनल्स कितने बनेंगे? तो 19 बनेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 19। अगला कंसेप्ट देखते हैं, एफिलिएट ट्रिब्यूनल क्या होता है? आइए समझते हैं एफिलिएट ट्रिब्यूनल क्या होता है। यह एक अपील सुनने वाली एक न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था होती है। अगर किसी मतदाता को अपनी वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची में नाम गलत लगे तो नाम हटा दिए जाएंगे। नाम हट गया हो या नाम जोड़ना हो या जानकारी में गलती हो तो वह ट्रिब्यूनल में अपने अपील कर सकता है। यानी कोई भी अपील सुनने वाली न्यायिक एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। एपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है? तो अगर किसी मतदाता को अपनी वोटर लिस्ट से यानी मतदाता सूची से नाम गलत लगे या नाम हट गया हो या नया नाम जोड़ना हो या जानकारी मिलने में गलती हो गई हो तो वह ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है, जिससे एपीलेट ट्रिब्यूनल उसे सुलझाएगा। अगला कंसेप्ट है, इन ट्रिब्यूनल्स का मुख्य काम क्या होगा? तो इलेक्टोरल रोल से जुड़े विवादों को क्या होगा? समाधान होगा। जो बीएल और ईआरओ के फैसले के खिलाफ अपील सुन सकेगा। अंतिम निर्णय देकर मतदाता सूची को सही बनाना होगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई गलत नाम शामिल ना हो। यही इससे पारदर्शी रूप से काम किया जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, चुनाव से पहले क्यों यह बनाए गए हैं? तो वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब 1 महीने दूर है, जो इलेक्शन कमीशन ने इस तेज़ी से शिकायत निपटान को दूर करना है, जिसे मतदाता सूची की शुद्धता करना है, चुनाव में पारदर्शिता लाना है, और पारदर्शिता लाने के लिए ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व होगा कि यह कदम दर्शाता है कि चुनाव आयोग एक प्रोएक्टिव भूमिका निभा रहा है, जो फ्री और फेयर इलेक्शन की तैयारी में जुट गया है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की दिशा में एक प्रयास कदम उठाया गया है। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि रॉबर्ट म्यूलर जो जिनका हाल ही में निधन हो गया है 81 वर्ष की आयु में, वो किस देश के पूर्व एफबीआई प्रमुख रहे थे? तो रॉबर्ट म्यूलर हु रिसेंटली पास्ड अवे द एज ऑफ 81 वाज द फॉर्मर एफबीआई चीफ ऑफ विच कंट्री? तो ऑप्शन 1 में यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी में है फ्रांस, ऑप्शन सी में जर्मनी, ऑप्शन डी में है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट म्यूलर जिनका हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व एफबीआई प्रमुख थे? तो इसका डी सही हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, रॉबर्ट म्यूलर कौन थे? तो रॉबर्ट म्यूलर एक प्रसिद्ध अमेरिकी अधिकारी थे, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निर्देशक भी रहे, यानी डायरेक्टर भी रहे। एफबीआई के भी वह निर्देशक और डायरेक्टर भी रहे हैं, जिनका कार्यकाल उन्होंने एफबीआई के डायरेक्टर के रूप में 2011 से 2013 तक भी सेवा दिए हैं। एफबीआई के रूप में डायरेक्टर के रूप में उनका कार्यकाल विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण रहा है, जो क्योंकि यह सितंबर 11 अटैक्स के बाद का समय था। यानी आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी क्या कह रहा है कि उनका कार्यकाल विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों रहा है? सितंबर 11 अटैक के बाद का समय था। यानी कब का समय था? तो सितंबर 11 अटैक के समय का बाद था। बाद में उन्हें स्पेशल काउंसिल की नियुक्त किया गया, जो उन्होंने जांच की। किस चीज़ की जांच की? तो 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की जांच किए, जो डोनाल्ड ट्रंप के अभियान से संभावित संपर्क में थे। यह जांच म्यूलर इन्वेस्टिगेशन के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो एफबीआई क्या है? तो एफबीआई एक फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी अमेरिका की प्रमुख आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है। जैसे भारत में सीबीआई जैसी भूमिका निभाती है, उसी प्रकार फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की प्रमुख आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है, जो जांच एजेंसी करती है। भारत की सीबीआई जैसे ही भूमिका इसकी अमेरिका में रहती है एफबीआई का। तो स्पेशल काउंसिल के रूप में उन्होंने भी भूमिका निभाई है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 में है
मार्च 18, ऑप्शन बी में है मार्च 19, ऑप्शन सी में है मार्च 20, ऑप्शन डी में है मार्च 21। यानी वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, जो इनिशिएटिव किसके द्वारा किया गया था? द नेचर फॉर एवर ए सोसाइटी इंडिया के द्वारा किया गया था, जो इको सिस्टम यानी इकोसिस्टम एक्शन फाउंडेशन द्वारा किया गया। जो इसका उद्देश्य क्या है? तो गौरैया के संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ाना है, जो अर्बनाइजेशन से घटती पॉपुलेशन पर भी ध्यान देना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। इसकी शुरुआत को देखते हैं, या किसके द्वारा इनिशिएटिव किया गया था? तो नेचर फॉर एवर सोसाइटी द्वारा किया गया था, जो भारत की है। इन कोलैबोरेशन किसके द्वारा किया गया था? इकोसिस एक्शन फाउंडेशन द्वारा किया गया था। जो फाउंडर कौन है? तो मोहम्मद दिलावर इसके फाउंडर भी रहे। जो फर्स्ट सेलिब्रेटेड 2010 में किया गया था। अबाउट स्पैरो क्या है? तो साइंटिफिक नेम क्या है स्पैरो का? पैसर डोमेस्टिकस इसका स्पैरो का साइंटिफिक नेम है। यानी साइंटिफिक नाम क्या है? तो पैसर डोमेस्टिक इसका साइंटिफिक नाम है। जो इसका कॉमन नाम स्पैरो है, यानी गौरैया, जो झुंड में रहने वाली एक प्रजाति है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। विच इंडियन रेलवे मोबाइल ऐप हैज़ लॉन्च टू एड्रेस वर्क प्लेस हरासमेंट कंप्लेंट्स बाय वुमेन एम्प्लॉइज। यानी महिला कर्मचारियों द्वारा कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायतों को समाधान के लिए भारत रेलवे का कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन 1 में रेल रक्षा, ऑप्शन बी में है साइन ऐप, ऑप्शन बी में सी में है नारी शक्ति ऐप, ऑप्शन डी में सेफ्टी कनेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, साइन ऐप इसका आंसर हो जाएगा। जो महिला कर्मचारियों द्वारा कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए भारतीय रेलवे का कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो साइन ऐप लॉन्च किया गया है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। साइन ऐप के बारे में देखते हैं। तब फुल फॉर्म इसका सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी इसका फुल फॉर्म है। साइन ऐप का फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। तो किसके द्वारा किया गया लॉन्च? तो रेलवे, इंडियन रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिला कर्मचारियों को सेफ वर्क प्लेस प्रदान करना है, यानी महिला कर्मचारियों को सेफ वर्क प्लेस प्रदान करना है, इसका उद्देश्य है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। Who has been selected as the recipient of the prestigious Stockholm वाटर प्राइज फॉर ईयर 2026? जो वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन 1 में राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी में कवेह मदानी, ऑप्शन सी में पीटर ग्लिक, ऑप्शन डी में जॉन रॉक स्ट्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कवेह मदानी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो एक प्रोफेसर भी रहे हैं कवेह मदानी, जो कौन है? तो एक प्रसिद्ध ईरानी वैज्ञानिक भी रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की अधिकारी भी रहे हैं, जो 2026 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार से भी इन्हें विजेता पुरस्कार नवाजा गया है। जो कवेह मदानी को, जो एक प्रसिद्ध ईरानी वैज्ञानिक भी रहे, जिन्हें जल शासन यानी वाटर गवर्नेंस नीति पॉलिसी यानी कूटनीति वैश्विक जल चुनौतियों पर काम करने के लिए इन्हें सम्मान दिया गया है। कौन सा सम्मान? तो 2026 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। जो एक प्रोफेसर है, कौन? कवेह मदानी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कवेह मदानी इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। दी से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन एम्ड एट एड्रेसिंग द सरपंच पति इशू इन रूरल गवर्नेंस वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो यानी सरपंच पति मुद्दे को संबोधित करने के उद्देश्य से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 1 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑप्शन सी में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी सही हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसका आंसर हो जाएगा। जो सरपंच पति मुद्दे को संबोधित करने के उद्देश्य से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसका आंसर हो जाएगा। ग्रामीण यहाँ पे होगा, ग्रामीण। अगला कंसेप्ट देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने यह अभियान निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने और सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया कि केवल नाम मात्र के ही नहीं रहे हैं। यानी पंचायती राज में मंत्रालय ने यह अभियान चलाया है कि महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए एक नाम मात्र की न रहें, जहां उनके पति क्या करते हैं? सरपंच पति वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते हैं। जो महिलाओं को सशक्त बनने का अभियान चलाया गया है किसके द्वारा? पंचायती राज के द्वारा। जो जानिए किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो से नो टू प्रॉक्सी सरपंच, जो मंत्रालय ने इसे शुरू किया है, पंचायती राज मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।